Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो से शुरू हो रहे हैं हमारे MCQs. Yes, शायद इसी वीडियो में ख़त्म भी हो जाएंगे. बट एनीवेज, हमने इससे पहले केस स्टडीज़ देखी हैं बहुत अलग अलग तरह की. बट क्योंकि हमें पता है कि MCQ भी एक ना आधा फंस ही जाता है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं हर चैप्टर के बाद. अब यहाँ पे जो MCQs हैं इनिशियली बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है. तो ये आपको भी उतने ही सिंपल लगने चाहिए क्योंकि अपन ने चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है. यहाँ पे देख लेते हैं हम क्वेश्चन किस किस तरह के हैं. ये बोलते हैं प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज नोन एज. सही इंसान को सही पोजीशन पे बिठाना क्या कहलाता है. फर्स्ट वीडियो याद करो इस चैप्टर की जो हमने बनाई थी, उसमें बार बार मैं ये लाइन बोल रही थी, राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट जॉब एट द राइट पोजीशन. ये और वो एक राइट मैंने ज्यादा बोल दिया फ्लो में, बट एनीवेज. तो राइट 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 जहां पे भी आता है वो क्या होता है? क्या वो सिलेक्शन होता है? क्या वो ट्रेनिंग होता है? क्या वो प्लेसमेंट होता है? क्या वो स्टाफिंग होता है? आई एम प्रीटी श्योर इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं जाएगा क्योंकि वो स्टाफिंग होता है. चैप्टर के इनिशियल वीडियो में ही देखा था हमने कि स्टाफिंग वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिससे हम सही इंसान को सही जगह सही टाइम पे सही पोजीशन पे बिठाते हैं. तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? डी, दैट इज स्टाफिंग. फिर ये बोलते हैं स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद विच एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. जो हमारा स्टाफिंग फंक्शन है वो किस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है. हम किसकी स्टाफिंग करते हैं? स्टाफिंग में हम किसकी बात करते हैं? क्या हम मशीनरी की बात करते हैं? क्या हम मटेरियल की बात करते हैं? क्या हम मनी की बात करते हैं? या हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं? आप मुझे बताइए स्टाफिंग में मैंने पैसा वर्ड कितनी बार बोला होगा. वहीं आप मुझे बताइए मैंने स्टाफिंग में मशीनरी कितनी बार बोला होगा. वहीं आप मुझे बताइए मैंने स्टाफिंग में रॉ मटेरियल या मटेरियल कितनी बार बोला होगा. आई गेस एक दो बार कभी कभी जरूरत पड़ी हो तो. बट एक वर्ड जो मैं हर बार बोलती थी वो क्या होता था? क्योंकि स्टाफिंग किससे डील करती है? वो ह्यूमन रिसोर्स से डील करती है. सही इंसान को सही पोजीशन पे बिठाना सही समय पे. तो यहाँ पे इंसान की बात हो रही है. तो स्टाफिंग डील्स विद व्हाट? ह्यूमन रिसोर्स. आंसर क्या हो जाएगा? ए. फिर है विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. इनमें से फर्स्ट स्टेप कौन सा है स्टाफिंग प्रोसेस का? अगर आप स्टेप्स पढ़ेंगे, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए. फर्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकेंड इज रिक्रूटमेंट, थर्ड इज सिलेक्शन एंड फोर्थ इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. ये चार चीजें दी हुई हैं. अगर थोड़ा सा अगर आप याद करें तो ये चारों ही स्टाफिंग प्रोसेस का ही पार्ट हैं, एलिमेंट्स हैं. लेकिन आपको ये बताना है कि शुरुआत कहाँ से होती है स्टाफिंग की. तो आप मुझे बताइए परफॉर्मेंस अप्रेजल आप पहले ही कर लेंगे इंसान को अपॉइंट करने से पहले? ऑब्वियसली नहीं, ये तो अपॉइंट करने के बाद वाली प्रोसेस है ना, तो ये तो क्रॉस हो गया. सिलेक्शन आप पहले ही कर लेंगे बिना कुछ देखे हुए, बिना कुछ किए हुए? ऑब्वियसली नहीं. सिलेक्शन के लिए लोग भी तो आने चाहिए, और लोगों को आप कैसे बुलाओगे? रिक्रूटमेंट से. तो रिक्रूटमेंट भी आंसर नहीं होगा. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है जो यहाँ पे फर्स्ट उसमें ही मेंशन है, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट. किसी को भी अपॉइंट करने से पहले यू विल थिंक अबाउट कि मुझे कितने लोग चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी तो आप अपॉइंट करने के बारे में सोचोगे. तो स्टाफिंग प्रोसेस शुरू होती है, उसका फर्स्ट स्टेप होता है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट. देन गिव वन वर्ड फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ पेमेंट और रिवॉर्ड्स गिवन टू एन एम्प्लॉय. जो भी एम्प्लॉयज को हर तरह का पैसा मिलता है, मॉनेटरी या इनमॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, नॉन मॉनेटरी, सॉरी इनमॉनेटरी नहीं होता, नॉन मॉनेटरी होता है, बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको हमें एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है. मतलब आप मेरे एम्प्लॉय हैं, मैं आपकी बॉस हूँ, मैं आपको जिस भी तरह से पेमेंट दे रही हूँ वो आपके लिए क्या कहलाई जाएगी उसको बताना है. क्या वो आपके लिए सिलेक्शन कहलाया जाएगा? मैं आपका सिलेक्शन कर रही हूँ, मैं आपको पैसे दे के सिलेक्शन कर रही हूँ? ऑब्वियसली नहीं, कोई तुक नहीं बन रहा. तो फर्स्ट इज रॉन्ग. फिर सेकेंड है रिक्रूटमेंट. मैं आपका रिक्रूटमेंट कर रही हूँ, मैं आपको पैसे दे रही हूँ, दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का तो मतलब ये होता है ना वेकेंट पोजीशंस के लिए एडवर्टाइज करना, तो ये भी नहीं हो रहा. थर्ड इज प्लेसमेंट. मैं आपकी प्लेसमेंट कर रही हूँ,
मैं यहाँ पे आपको पैसे दे रही हूँ, प्लेसमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? कॉम्पेंसेशन। आप यही से समझ जाओ कि पेमेंट मतलब पैसे की बात हो रही है, कॉम्पेंसेशन अगेन पैसे की बात हो रही है, तो ये इससे कनेक्टेड है एंड आंसर विल बी 3। फिर ये बोलते हैं Which of these involve shifting of an employee from one job to another? एक जॉब से इंसान को उठा के दूसरी जॉब पे भेज दिया जाता है, इसको कौन सा मेथड बोला जाता है ट्रेनिंग का? ऑन द जॉब मेथड था ये, एक पोजीशन से आपको उठा के दूसरी पोजीशन पे भेज दिया जाता है। बताइए क्या था ये? जॉब क्या मैं पढ़ देती हूँ। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम था ये, इंटर्नशिप प्रोग्राम था, कोचिंग थी, या फिर जॉब रोटेशन था? ऑब्वियसली क्लिक कर गया होगा, दैट इज कॉल्ड जॉब रोटेशन। आपको एक जॉब से उठा के दूसरी जॉब में भी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान लगाओ तो आपको आंसर्स नहीं भी पता होंगे ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे, आंसर आ जाएंगे आपको। सो ये एक और क्वेश्चन हो गया आपके लिए। एक और क्वेश्चन बोलता है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट are notices placed on the notice board of the enterprise specifying details of the job available? यहाँ पे ऑफिस वाले क्या करते हैं कि नोटिस बोर्ड जो ऑफिस का होता है ना, उस पे एक नोटिस चिपका देते हैं कि हमारे यहाँ पे ये वैकेंसी है, आपको अप्लाई करना है तो कर लीजिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग चैप्टर के बेसिस पे बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कैजुअल कॉलर्स। नहीं, क्योंकि कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है, हम लोगों का डेटाबेस रखते हैं, उसके बेसिस पे वी गिव देम वो कॉल, राइट? तो अभी तो इसको कैजुअल कॉलर्स बोला जाता है। सेकेंड है एडवर्टीजमेंट। क्या यहाँ पे आपने एडवर्टाइज किया? एडवर्टीजमेंट होता है एक वास्ट एरिया तक पहुंचना, मास पॉपुलेशन तक पहुंचना। क्या ऐसा हुआ? ऑब्वियसली नहीं। थर्ड है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगी। लास्ट है वेब पब्लिशिंग, दैट मीन्स इंटरनेट पे अपलोड करना। अब ऑब्वियसली जब मैंने बोला होगा इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी, आपको क्लिक किया होगा, यही होगा शायद इसका आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट है आप। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब यहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपने डायरेक्टली ही बंदे को रिक्रूट कर लिया जस्ट बाय डिस्प्लेइंग दैट नोटिस ऑन योर नोटिस बोर्ड। सो ये होगा इसका पर्टिकुलर आंसर। सो ये हो गया हमारा इसका आंसर। जॉब रोटेशन इसका आंसर था एंड कॉम्पेंसेशन इसका आंसर था। अब अगर हम आगे के क्वेश्चंस देखें, इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। आगे क्वेश्चन बोलते हैं कॉलम्स अपीयरिंग इन न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम्स जो कि न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स में लिखे होते हैं। फॉर मोटिवेटिंग पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ऐसी एडवर्टीजमेंट जो कि न्यूज़पेपर और जर्नल्स में जा रही है, उससे आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट है एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी। भैया वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट है, तो टीवी यार क्या फालतू को ऑप्शन दे रहे हो तुम, तो ये तो पहले ही ना हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन आ जाए तो इंसान खुश हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि भैया मेरा आंसर तो करेक्ट है, क्योंकि बेकार से ऑप्शन दिए हुए थे उन्होंने। सेकेंड है एडवर्टीजमेंट मतलब एडवर्टाइज करना। थर्ड है कैजुअल कॉलर्स, क्या हमने यहाँ पे किसी को कॉल किया? नहीं किया। नन ऑफ द अबव, ऐसा तो होगा नहीं, कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा। तो ऑप्शन है एडवर्टीजमेंट। जब हम एडवर्टाइज करते हैं नॉर्मली तो हम या तो न्यूज़पेपर में करते हैं या जर्नल में करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर ये बोलते हैं एडवर्टीजमेंट 3 तरीके से हो सकती है। वन इज न्यूज़पेपर एंड जर्नल, सेकेंड इज टीवी पे, थर्ड इज वेब पब्लिशिंग के थ्रू, ठीक है। अगर टीवी पे करते हैं या वेब पब्लिशिंग पे करते हैं तो वहां पे बकायदा लिखा होता है एडवर्टाइज ऑन टीवी, एडवर्टाइज ऑन वेब पब्लिशिंग, एडवर्टाइज बाय वेब पब्लिशिंग, ठीक है। तो ये दोनों का स्पेसिफिकली मेंशन होता है। जब कुछ मेंशन ना हो तो वो बाय डिफॉल्ट न्यूज़पेपर या जर्नल्स की ही बात कर रहे होते हैं। ये होती है एक ट्रिक टू रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? न्यूज़पेपर एंड जर्नल का नॉर्मल हमारा एडवर्टीजमेंट। फिर बोलते हैं विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड लीड्स टू सैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ऐसा क्या रिक्रूटमेंट हुआ है भैया जो मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ? फर्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसी। ऑब्वियसली मेरा क्या लेना देना उसमें, मैं क्यों सेटिस्फाइड होंगी प्लेसमेंट एजेंसी के कारण। ऑन साइट रिक्रूटमेंट, कॉलेज प्लेसमेंट,
इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, भैया मेरे पास ही ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए कि मुझे एक बेटर पोजीशन मिल जाए ऑफिस में, तो मैं इससे ज़्यादा खुश कब होंगी भैया? अभी होंगी, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से एक पोजीशन पे रखा हुआ था, आज मुझे उससे बेहतरीन पोजीशन दे रहे हैं ये लोग। तो जब भी हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से, मतलब ऑफिस के बीच में से ही किसी को रिक्रूट करते हैं, या तो ट्रांसफर देके या प्रमोशन देके, तो उस टाइम पे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार हमारा भी मौका आ सकता है, हमारा भी मौका आ सकता है प्रमोशन का। तो इस सिनेरियो से इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमेशा मोटिवेशनल रहता है एम्प्लॉयज के लिए। Then they say, under which of the following external sources of recruitment a business organization keeps a database of unsolicited applications in their files? वाह, थोड़ी देर पहले ही मैं इसके बारे में बता रही थी और क्वेश्चन आ गया। एक ऐसी रिक्रूटमेंट तरीका जिसमें डेटाबेस रखा जाता है, किसका? एप्लीकेशंस का, जो कि आपने उस टाइम पे सिलेक्ट नहीं की थी, या फिर ये तब आई थी जब आपके पास वैकेंसी नहीं थी। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करते हैं? ऐसे सिनेरियो में आप जिस तरीके से रिक्रूटमेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट। ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट में हम डेटाबेस नहीं रखते, अगर डेटाबेस रखा होता तो हमें एडवर्टाइज पे इतना खर्चा करना ही नहीं पड़ता। कैजुअल कॉलर्स, यू नेवर नो। कैंपस रिक्रूटमेंट, हम कोई कैंपस में गए क्या? नहीं गए। नन ऑफ द अबव, ऐसा तो होगा नहीं। तो आंसर क्या है आपका? कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स, यहाँ पे आप कॉल्स देते हैं लोगों को। फिर ये बोलते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज मेजर्स एक्स लिमिटेड प्लेस अ टीवी कमर्शियल ऑन अ लीडिंग चैनल। अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया बकायदा कि टीवी कमर्शियल, मतलब टीवी पे एक एडवर्टीजमेंट दी है इन्होंने लीडिंग चैनल के, मतलब कोई बढ़िया सा चैनल था, फिर से स्टार प्लस, स्टार मैक्स नहीं, सोनी मैक्स होता है, सॉरी। तो ऐसा कोई बढ़िया सा चैनल था, वहां पे आप एडवर्टाइज कर रहे हो, ठीक है। तो उसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? वो कौन सा एग्जाम्पल होता है रिक्रूटमेंट का? फर्स्ट इज एडवर्टीजमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई लिंक बैठ रहा है, क्या बात कर रहे हो? ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। प्रिंट मीडिया, भाई टीवी पे दिखा रहे हैं बकायदा, वहां पे लिखा हुआ है, तो आप प्रिंट मीडिया पे जा ही क्यों रहे हो? एडवर्टीजमेंट ऑन वेब, नन ऑफ द अबव। व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। दोबारा से देखिए, हमने रिक्रूटमेंट किसके थ्रू करी है? लीडिंग चैनल पे एडवर्टीजमेंट देके, राइट। तो वो प्रिंट मीडिया में तो नहीं आती, वेब मतलब इंटरनेट, उस पर भी नहीं आई, लेकिन टीवी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक ही तो है ये कुछ। तो यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बकायदा आपको ये कोशिश करी कि आप पेपर में इस चीज़ को याद रखें कि अरे मैम ने अलग से समझाया था इसको। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टीवी ही होता है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो आंसर यहाँ पे ये होगा, ना कि नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार याद दिला रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी को ही बोला जाता है। देन है आपके पास रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज इंक्रीज डिससैटिस्फैक्शन अमंग द प्रेजेंट एम्प्लॉयज। जैसे हमने पढ़ा था कि इंटरनल सोर्स से आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करती है, राइट। अब ये बोल रहे हैं जब आप एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हैं तो ऐसे सिनेरियो में एम्प्लॉयज क्या हो जाते हैं? ऑब्वियसली उसका ही उल्टा होगा कि डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं, क्योंकि उनके चांसेस खत्म हो जाते हैं। किस चीज के चांसेस? आप मुझे बताइए, इंटरनल सोर्स में किस किस तरीके से हम रिक्रूटमेंट करते हैं? एक होता है तरीका ट्रांसफर से, एक होता है तरीका प्रमोशन से। यही दो तरीके होते हैं ना। तो अगर ट्रांसफर होता है तो आपकी इंक्रीज तो होती नहीं है पेमेंट मैक्सिमम सिनेरियो में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सेम लेवल पे आप जाओगे, यहाँ पे भी मैनेजर हो तो वहां पे भी मैनेजर बनोगे, तो आपको यहाँ पे क्या पैसे तो एक्स्ट्रा मिले नहीं, तो ट्रांसफर में तो आप वैसे ही खुश नहीं होगे। लेकिन प्रमोशन में तो आप खुश होते हो ना, क्योंकि आप एक लेवल अप चले जाते हो, तो प्रमोशन में तो आप खुश होते ही हो ना। तभी तो आपको पसंद आ रहा था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का तरीका। बट क्योंकि आप डिससैटिस्फाइड हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स से वो हुआ है, तो आपका कौन सा ऐसा चांस था जो आपसे छिन गया है?
आपका प्रमोशन का चांस था, जिसकी वजह से आपकी पे इंक्रीज हो सकती थी, आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो सकता था, आपका वो मौका छीन लिया गया है, इसलिए आंसर भी क्या हो जाएगा, प्रमोशन ही हो जाएगा। For the purpose of selecting employees for the post of sales executive for its retail outlets, Reliance Fresh conducted a recruitment program at Rajasthan University. यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आंसर यहीं से मिलेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिलायंस फ्रेश ने एक रिक्रूटमेंट प्रोग्राम चलाया ताकि वो सेल्स एग्जीक्यूटिव को ढूंढ सके। कंसिडरिंग द वास्ट नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, ग्रुप डिस्कशंस वर कंडक्टेड एंड द कैंडिडेट्स who were had selected to face interviews and then they were offered job if they passed such interview। ये बोलते हैं कि भैया वहाँ पे आपने लोगों को देखा, बहुत सारे लोग आए हुए थे आपके पास जॉब लेने के लिए, एंड ऐसे सिनेरियो में आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया, ग्रुप डिस्कशंस कराए और फाइनली लोगों को सिलेक्ट कर लिया, मतलब रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप बताइए ऐसे प्रोग्राम को रिक्रूटमेंट की नज़र में क्या बोला जाता है? एडवर्टीजमेंट? क्या आपने यहाँ पे एडवर्टाइज किया? नहीं, आप तो यूनिवर्सिटी गए थे। कैंपस रिक्रूटमेंट या कैंपस सिलेक्शन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका कैंपस सिलेक्शन या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनमें से कुछ भी हो सकता है ऐसा तो आंसर नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन के दो आंसर तो नहीं होंगे, तो इसलिए इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए। कैंपस रिक्रूटमेंट या कैंपस सिलेक्शन, जल्दी से, दोनों में से एक है डेफिनेटली, बताइए जल्दी से। हाँ जी, आई गेस आपको क्लिक कर गया होगा कि हमने कैंपस सिलेक्शन कौन से वाले हिस्से में पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था रिक्रूटमेंट वाले हिस्से में, नॉट इन द सिलेक्शन वाले। सो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, यहाँ पे आंसर रहेगा आपका कैंपस रिक्रूटमेंट। यस, यहाँ पे ना मिलते जुलते वर्ड जिन्होंने तभी दिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा हमने ये पर्टिकुलर कौन से टॉपिक में पढ़ा था? हमने इसे पढ़ा था रिक्रूटमेंट वाले पोर्शन में, तो इसे हम कैंपस रिक्रूटमेंट ही बोलेंगे। चाहे इसे इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम कैंपस सिलेक्शन ही बोलते हैं कि भाई किसी इंसान का कैंपस सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो रिक्रूटमेंट का तरीका कौन सा था? कैंपस रिक्रूटमेंट तरीका था। ठीक है, Then next है training is a systematic learning always better than which leads to wastage of efforts and money। आपको fill in the blank kind of करना है, ठीक है, कि ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक लर्निंग है, ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक लर्निंग है जो कि बेहतर होती है, बेटर होती है। किससे? कौन से वाले वेज से जिसके कारण वेस्टेज होती है? तो फर्स्ट है कोचिंग मेथड, भैया ये तो ट्रेनिंग का ही मेथड है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, अगेन इंटर्नशिप ट्रेनिंग मेथड, अगेन ये तो तीनों ही ट्रेनिंग के मेथड्स हैं। ये तो आपको ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, बट हमें एक ऐसा वे ढूंढना है जो कि ट्रेनिंग का कॉन्ट्रेरी हो, तो वो क्या होगा? हिट एंड ट्राई मेथड। हिट एंड ट्राई मेथड में आप क्या करते हो? आप अलग अलग तरीकों से काम करने की कोशिश करते हो, जो सबसे अच्छा तरीका बैठता है उसे अपना लेते हो। तो यहाँ पे आप बार बार हिट एंड ट्राई करके देख रहे हो एंड फाइनली जो पसंद आ रहा है उसे वो यूज कर रहे हो। ठीक है, बट ऐसे में आपको कितना वेस्टेज हो रहा है? इससे बेटर आप ट्रेनिंग ले लेते और उसके बाद काम कर लेते। तो आंसर क्या होगा? डी, which is a long term process and takes place throughout the life of a person। एक ऐसी लॉन्ग टर्म प्रोसेस के बारे में आपको बात करनी है जो कि इंसान की पूरी जिंदगी में चलती रहती है। पढ़ा है ना आपने कि इंसान कभी भी सीखना बंद नहीं करता, इंसान कभी भी ग्रोथ अपने आप की करना बंद नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं इन देयर लैंग्वेज? दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। आप एजुकेशन भी एक लेवल तक करते हो, आप ट्रेनिंग भी एक लेवल तक लेते हो, आप इंटर्नशिप भी एक लेवल तक करते हो, लेकिन इंसान डेवलप थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है। अपने मरने के एक दिन पहले भी वो कुछ ना कुछ वे में डेवलप करता है। सो डेवलपमेंट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर है ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज ऑन एक्चुअल मशीन्स बट अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर इज नोन एज वर्स्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली, इन्होंने पूरा आंसर ही दे दिया कि भैया वर्स्टिब्यूल ट्रेनिंग ऐसी होती है जहां पे एक्चुअल मशीन्स पे आपको काम कराया जाता है, लेकिन एक्चुअल जॉब लोकेशन पे नहीं, क्लासरूम में बिठा के। यहाँ मैंने आपको सिलाई कढ़ाई का एग्जाम्पल दिया था। इट इज प्रोवाइडेड वेयर द एम्प्लॉय आर सपोज टू वर्क ऑन। ठीक है, पर ये कौन सी मशीनरी पे किया जाता है? सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पे,
क्लाइंट्स के यहाँ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे नन ऑफ द अबव। इतने बेकार ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इंसान ने हल्का फुल्का भी चैप्टर पढ़ा होगा तब भी आंसर देख लेगा। ऑब्वियसली हमने बिल्कुल ये लाइन ही पढ़ी थी कि सोफेस्टिकेटेड मशीनरी पे हम ये सब कुछ करके देखते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सोफेस्टिकेटेड मशीनरी। Under which of the following methods training is not provided to employees at the workplace where is actually performs his work? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा वो मेथड है जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती एक्चुअल वर्क प्लेस पे। मतलब एक ऐसा सिनेरियो होगा जहाँ पे आपको ट्रेनिंग वर्क प्लेस के अलावा कहीं पे कराई जाती है। तो आपको चारों में से ढूंढना है। कोचिंग, यहाँ तो एक कोच होता है जो आपको काम कराता है, काम करते हुए देखता है, तो ये तो ऑन जॉब ही हो गई। इंटर्नशिप प्रोग्राम, अगेन ये एक ऑन जॉब होता है क्योंकि आप काम करते करते सीखते हैं। जॉब रोटेशन, ऑब्वियसली काम करते करते सीखते हैं। कॉन्फ्रेंसेस, यस दिस इज द आंसर। यहाँ पे आप काम करते करते नहीं सीखते, यहाँ पे ऐसे ही आप काम सीखते हैं, उसके बाद आपको काम करने के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज ऑन द एक्चुअल मशीन्स बट अवे फ्रॉम दिस, ओके सेम क्वेश्चन रिपीटेड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एम्प्लॉयज? इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाने का? इम्प्रूव स्किल्स एंड नॉलेज, ट्रेनिंग करने से क्या ये नहीं बढ़ती? बिल्कुल बढ़ती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या ट्रेनिंग करने से एफिशिएंसी नहीं बढ़ती? बिल्कुल बढ़ती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीज सैटिस्फैक्शन एंड मोरल्स, ऑब्वियसली बढ़ता है भैया, इंसान सेटिस्फाइड होगा क्योंकि आपके उसके ट्रेनिंग पे खर्चा कर रहे हो, तो ये तीनों तो बेनिफिट्स है ही। रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट्स, अब ये डाउटफुल है क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होती है बट दैट विल एक्चुअली इंक्रीज द प्रॉफिट, ये जबरदस्ती नहीं है। बाकी सारी चीजें तो होती ही होती हैं, ये नहीं है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। Which of the following statement is not true? चारों में से आपको एक स्टेटमेंट चुननी है जो कि ट्रू नहीं है। कौन कौन से है? ट्रेनिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय एंड हेल्प्स हिम टू अर्न मोर। ट्रेनिंग मदद करती है एक इंसान की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में ताकि उसकी इनकम इंक्रीज हो सके, ठीक है। ट्रेनिंग इज फॉर प्रेजेंट मैनेजर्स ओनली, अच्छा ऐसा भी कुछ है, ठीक है चलो। इंडक्शन ट्रेनिंग इज एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, इंडक्शन ऑब्वियसली ऑन द जॉब ही होता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बिफोर डूइंग, ठीक है बिल्कुल ठीक है। ऑफ जॉब में पहले आपको सिखाया जाता है, उसके बाद आपको काम कराया जाता है, तो पहले लर्निंग करवाओ फिर डूइंग करवाओ। ये ऑन द जॉब है, बिल्कुल है, फर्स्ट वाला भी ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ट्रेनिंग इज फॉर प्रेजेंट मैनेजर्स ओनली। ऐसी क्या जबरदस्ती है भाई, ऐसी क्या जबरदस्ती है? फ्यूचर वालों के लिए भी हो सकती है, पास्ट वालों के लिए भी हो सकती है, तो आंसर क्या होगा इसका? ये होगा। सो ये हो गया हमारे और भी बहुत सारे MCQs। नाउ आई गेस आपको ये सारे MCQs बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, एंड एट द एंड मतलब जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम कुछ केस स्टडीज और कुछ MCQs जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर के होंगे वो देखेंगे अलग से। कभी कभी वो बोलते हैं ना, कभी कभी एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाती है, बस ऐसा ही है। एक बार ऐसा हुआ था, मेरी और मेरी फ्रेंड के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था, हेल्दी कंपटीशन, एंड हमारे बीच में हमेशा 1 नंबर 2 नंबर से कोई इंसान आगे पीछे निकल जाता था। एक बार सिर्फ एक MCQ एक्स्ट्रा पता होने के कारण आई गॉट फर्स्ट पोजिशन एंड शी गॉट सेकेंड पोजिशन। सो कभी कभी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं ना, मतलब पोजीशन डिसाइडिंग वाली हो जाती है। मान लो आपकी रैंक लग रही हो ऑल ओवर, मतलब सॉरी AIR 1 लग रही हो, ठीक है, लेकिन आपका 1 नंबर कम आ जाए, वहीं से तुम AIR 2 में आ जाओगे और दूसरा इंसान AIR 1 ले आएगा, तो ऐसे इंस्टेंस में तुम्हें बहुत बुरा लगेगा कि काश 1 नंबर और आ गया होता। तो वह 1 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए फालतू ज्ञान नहीं देते हुए लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? The board of directors of a company has made some guidance and policies for the workers and wants to communicate these to the workers. Who would be the best communicator in this regard? जो BOD हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उन्होंने कुछ गाइडेंस और पॉलिसीज बनाई हैं वर्कर्स के लिए। अब वो उस इंसान को ढूंढ रही हैं जो कि वर्कर से डायरेक्टली बात करेगा और उन्हें ये बात कम्युनिकेट करेगा। फर्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
अगर उन्हें खुद ही बात करनी होती तो वो किसी और को क्यों ढूंढते? तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ है जो कि गलत है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है दे आर फाइंडिंग सम पर्सन जो कि उनके बिहाफ पे बात कर सके, तो अगर उनको खुद ही बात करनी होती तो वो फाइंड क्यों कर रहे होते? हाउ इलॉजिकल। तो फर्स्ट वाला आंसर तो वैसे ही नहीं है। सेकेंड है आपका क्लर्क। क्लर्क से आप ऐसे काम नहीं करवाओगे कि जाओ उसको ये इन्फॉर्मेशन दे आओ, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन तुम ऐसे ही भिजवाओगे क्या? फिर है मैनेजर एंड सुपरवाइजर। सी, नो डाउट ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि यार मैनेजर होगा या सुपरवाइजर होगा। तो यहाँ पे आप देखना कि एक इंसान जो कि इमीडिएटली लोगों के ऊपर रहता है वो कौन होता है? वर्कर्स के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्शन किसका होता है? सबसे ज़्यादा उनके साथ कौन लिंक्ड रहता है? और आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि भैया ये भाई साहब रहते हैं, तो यू शुड चूज दिस पर्सन ओवर दैट पर्सन। सो यहाँ पे आंसर आपका होगा सी, सुपरवाइजर। आप वो इन्फॉर्मेशन सुपरवाइजर को बताएंगे जो कि डायरेक्टली जाके उनसे बात करेगा, और क्योंकि वो पर्सनली मॉनिटर करता है हर एक इंसान को, तो उसको पता होगा कि किससे किस तरीके से बात करनी है। Second question says, which of the following terms can be defined as overseeing subordinates at work? इनमें से कौन सी टर्म हमें ये बताती है कि हम वर्कर्स को, सबऑर्डिनेट्स को ओवरसी कर रहे हैं? जब वो काम कर रहे हैं तो वी आर ओवरसीइंग देम। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कंट्रोलिंग। सेकेंड है मोटिवेशन। क्या मोटिवेशन में हम ओवरसी करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या लीडिंग में हम ओवरसी करते हैं? थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन बेसिक काम थोड़ी ना वो उसका। तो फिर यहाँ पे साइकिल आके रुकती है आपकी कंट्रोलिंग और सुपरविजन में। व्हाट डू यू थिंक, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? सी, कंट्रोलिंग में हम सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, हम डेविएशंस के रीजंस फाइंड करते हैं। तो कंट्रोलिंग इज वे बियॉन्ड दैट ओवरसीइंग, राइट? तो आपको बेसिकली ऐसा जो इमीडिएट वाला चीज़ है वो फाइंड करना है, तो इट विल बी सुपरविजन। सुपरविजन में सिर्फ और सिर्फ ओवरसीइंग आती है, जबकि कंट्रोलिंग में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या पूछा हुआ है? ओवरसीइंग सबऑर्डिनेट्स, तो उसका आंसर होगा सुपरविजन। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सुपरवाइजर, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है सुपरविजन। लेट मी डिलीट दिस। फिर हम जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, हाँ जी, यहां ये बोलते हैं Which of the following is not an advantage of directing? इनमें से कौन सा वो पॉइंट है जो डायरेक्टिंग का एडवांटेज में काउंट नहीं होता है? फर्स्ट इज इनिशिएट्स एक्शन। क्या डायरेक्टिंग से इनिशिएशन नहीं होता? बिल्कुल होता है, हमने पढ़ा था, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड है इट प्रोवाइड्स लीडरशिप। बिल्कुल, लीडरशिप तो एक एलिमेंट है इसका। थर्ड है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। बिल्कुल होते हैं। फोर्थ है restricts changes, it restricts changes। सो अगर हम ओवरऑल आंसर देखें तो ओवरऑल आंसर क्या बनेगा? ओवरऑल आंसर बनेगा कि भैया initiates action is a advantage of directing, provides leadership is also an advantage of directing, integrates employee effort is also an advantage of directing, जबकि restrict changes is not an advantage of directing, जो कि इस particular question में पूछा गया है। Then which of the following is correct about function of supervisor? supervisor के functions में कौन सा correct माना जाएगा? फर्स्ट है मेंटेन्स ग्रुप यूनिटी, एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर, मेंटेन्स कॉन्टैक्ट विद अदर वर्कर्स, ऑल द अबव। आपको यहाँ पे सुपरवाइजर के फंक्शंस को याद करना है। क्या वो ग्रुप यूनिटी मेंटेन नहीं करता? करता है।
एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अभी वाली केस स्टडी में ही हमने पढ़ा ये चीज़ कि हाँ वो करता है एज अ मतलब लिंक। मेंटेन कॉन्टैक्ट विद वर्कर्स, डायरेक्टली उनके साथ रहता है, दिन रात उनके साथ घूमता है, तो कॉन्टैक्ट तो मेंटेन होगा। तो क्या इसका आंसर ऑल ऑफ दीज नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सारे पॉइंट्स क्योंकि काउंट होते हैं, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर स्लाइड का, वो बोलता है इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी नीड इज व्हाट। ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के कंटेक्स्ट में, हमने मैस्लो थ्योरी पढ़ी थी, मैस्लो थ्योरी में हमने एक इंसान के सेफ्टी सिक्योरिटी नीड के बारे में बात की थी। तो इनमें से कौन सी चीज़ सेफ्टी सिक्योरिटी में नहीं आती है? जॉब सिक्योरिटी आती है, बिल्कुल आती है। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम आती है, बिल्कुल आती है। पेंशन प्लान्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ऑल ऑफ दीज आता है, बिल्कुल आता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी नीड इज व्हाट? द पेंशन प्लान्स और द जॉब सिक्योरिटी और द स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, सब कुछ आता है इसमें। चलिए ये हो गए कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के। आइए और क्वेश्चंस देखते हैं एमसीक्यू में ही। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अच्छा, बच्चे यहाँ पे भी अक्सर गलती करते हैं, वो ना ये नॉट और डू नॉट, डिड नॉट, ये सारे वर्ड्स भूल जाते हैं पढ़ना। वो सीधा पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पढ़ते पढ़ते कभी देखना तुमसे भी ये गलती होगी, जब बहुत सारे एमसीक्यू तुम सॉल्व कर रहे होगे ना, ये नॉट जैसे वर्ड तुम्हें दिखेंगे नहीं, तुम्हें लगेगा अरे अभी तो था नहीं, अब कहाँ से आ गया, ऐसा होगा। तो इस चीज़ पे फोकस करना। ये नॉट पूछ रहे हैं, मतलब ये पूछ रहे हैं कि आउट ऑफ ऑल दी स्टेटमेंट्स कौन सी वाली स्टेटमेंट इज फॉल्स बेसिकली। फर्स्ट दे से डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग की वजह से एक्शन इनिशिएट होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो मतलब ये तो गलत हो ही नहीं सकता। डायरेक्टिंग हेल्प्स अ मैनेजर टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स, बिल्कुल करता है, इंडिविजुअल एफर्ट्स को वो करते हैं, बाइंड करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल वो हो जाए। डायरेक्टिंग डज नॉट हेल्प इन डेवलपिंग कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ऐसा होता है क्या? गलत बोल रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या आंसर। आपसे क्या पूछा था? एक ऐसी स्टेटमेंट बताओ आउट ऑफ ऑल दी स्टेटमेंट जो कि गलत है। थर्ड वाली स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द नीड इन विच एन एम्प्लॉय डिजायर्स सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकग्निशन एंड स्टेटस। आपको आउट ऑफ ऑल दीज नीड्स वो वाली नीड बतानी है जिसमें एक इंसान को रिकग्निशन चाहिए होता है, स्टेटस चाहिए होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी मैस्लो थ्योरी। मैस्लो थ्योरी में बेसिकली हमने यही एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट डिफरेंट नीड्स क्या क्या होती हैं। तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकग्निशन और स्टेटस कौन सी वाली नीड में मिलेगी? आपको वो मिलेगी एस्टीम नीड में। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की वो ही नहीं है। अगर आपने मैस्लो थ्योरी पढ़ी हुई है ये आपको ऐसे ही क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या आंसर। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज। ओके, ये क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, इनमें से कौन सा वाला फाइनेंशियल इंसेंटिव है? इनमें से कौन से वाला फाइनेंशियल इंसेंटिव है? फाइनेंशियल इंसेंटिव याद है ना, वो इंसेंटिव जो मॉनेटरी टर्म्स में काउंट किया जा सकता है। प्रमोशन, कैन यू काउंट प्रमोशन इन मॉनेटरी टर्म? मेरी प्रमोशन हुई है फ्रॉम जूनियर मैनेजर टू सीनियर मैनेजर, तो लोग क्या सोचेंगे? मुझे पैसे मिले हैं। हाँ, हो सकता है मुझे साथ में पैसे भी मिले हो, मैंने ये बात आपको तब भी बोली थी। प्रमोशन के साथ हो सकता है आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो, लेकिन प्रमोशन मतलब आपका ओहदा बढ़ना होता है, आपकी पोजीशन बढ़नी होती है। तो दिस इज नॉन मॉनेटरी या फिर नॉन फाइनेंशियल। स्टॉक ऑप्शन, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी एक रिलैक्सेशन है जो मिलती है, एक फीलिंग है जो मिलती है। क्या वो मॉनेटरी टर्म्स में होती है? नहीं होती। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, नो, द आंसर इज व्हाट? स्टॉक ऑप्शन। इसमें आपको स्टॉक सस्ते दामों पे मिलते हैं। रिमेंबर, शेयर्स दिए जाते हैं वर्कर्स को उनसे खुश होके, ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी मोरल हाई हो, उनकी मोटिवेशनल लेवल इंक्रीज हो। तो वो चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, to satisfy self-esteem needs, which type of incentive are needed? ये बोल रहे हैं कि किसी इंसान की एस्टीम नीड्स को आपको पूरा करना हो तो
किसी इंसान की एस्टीम नीड्स को आपको पूरा करना हो तो आप किस नेचर का इंसेंटिव उसको देंगे? फाइनेंशियल नेचर का इंसेंटिव देके क्या आप उसकी एस्टीम नीड्स को पूरा कर सकते हैं? आप उसकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं, नॉट द एस्टीम नीड्स। एडिशनल इंसेंटिव जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। किसी को एस्टीम नीड्स देना मतलब उसको फील कराना कि अरे हमारा रिकग्निशन है यहाँ पे, तुम्हें रिकग्नाइज किया जाता है। तो रिकग्निशन आपको मॉनेटरी वे में करने की ज़रूरत नहीं, नॉन मॉनेटरी वे में हो जाता है। किसी को जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना दो, उसकी रिकग्निशन होगी, उसको प्रमोशन मिल गई, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। चलिए ये हो गए हमारे कुछ और एमसीक्यूज। चलिए और पढ़ते हैं हम यहाँ पे। ये वाले एमसीक्यू क्या बोलते हैं? एमसीक्यू ना यहाँ के बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसमें। इट सेज XYZ company offers its director certain benefits such as car, housing, medical facilities, etc. apart from basic salary. बेसिक सैलरी तो वो देते ही देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ और बेनिफिट्स भी देते हैं। कौन? XYZ कंपनी। सो XYZ जो कंपनी है वो अपने डायरेक्टर्स को एक तो बेसिक सैलरी देती है कि भैया ये लीजिए, उसके साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, लाइक कार, हाउसिंग, मेडिकल बेनिफिट्स। नेम द इंसेंटिव प्रोवाइडेड हेयर बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर। आपको आउट ऑफ ऑल दीज 4 वो बताना है कि कौन सा इंसेंटिव यहाँ पे डायरेक्टर्स को मिल रहा है। शुरू करेंगे यहाँ से। जॉब एनरिचमेंट, नहीं। बोनस, वो तो कैश में मिलता है। स्टॉक ऑप्शन, इसमें तो शेयर्स मिलते हैं। तो बचा क्या? पर्क्यूसाइड्स। तो ये है वो एक पर्टिकुलर इंसेंटिव जो कि हम किसको दे रहे हैं? डायरेक्टर्स को दे रहे हैं। सो आंसर इज व्हाट? बी। फिर है अ गुड लीडर शुड हैव। एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं? याद कीजिए कितनी सारी क्वालिटीज़ पढ़ी थी हमने एक गुड लीडर की। ये बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी होना ही चाहिए। मैंने बोला था ना, पतला सा, मोटा सा, छोटा सा, बड़ा सा नहीं चलेगा, सही फिजिक वाला इंसान होना चाहिए लीडरशिप के उसमें। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलना तो आना चाहिए। मैं नेता तब तक नहीं बन पाऊंगी जब तक मैं बोलना नहीं जानती होंगी। मोटिवेशनल स्किल्स बिल्कुल होने चाहिए। मुझे अपने लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो मुझे मोटिवेट करना आना पड़ेगा ना उनको। तो ऑल ऑफ द अबव, फिर कहने का मतलब तो यही हुआ। तो क्या समझे हम? वो कपिल शर्मा बोलता है ना, तो इसे मैं क्या समझूं कि हम ऑल ऑफ द अबव करें? तो यस, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर्स आर लाइक दिस, दैट फर्स्ट का आंसर है बी एंड सेकेंड का आंसर है डी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे है हमारा which of the following is concerned with ethics and values। इनमें से कौन सी वाली क्वालिटी है लीडर की जो कि एथिक्स और वैल्यू से क्या है? कंसर्न्ड है। नन ऑफ द अबव। पहले तो हम देख लेना कौन कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल है। डिसिसिवनेस मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, नहीं, ये तो एथिक्स से रिलेटेड नहीं है। इनिशिएटिव, नहीं, ये तो कैसे भी ले सकते हैं। इंटीग्रिटी इज द आंसर। इंटीग्रिटी में हमने पढ़ा था कि एक इंसान की वैल्यूज, उसके प्रिंसिपल्स, उनके एथिक्स, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो दिस इज द आंसर। देन है लीडरशिप इज द की फैक्टर इन मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। बिकॉज लीडरशिप एक की फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्यों? उसमें दिया हुआ है इट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल, क्योंकि ये लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। बिल्कुल करता है, हमने पढ़ा है लीडर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, तो ठीक है। इट इंट्रोड्यूसेस चेंजेस, बिल्कुल ही करता है। इट हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑब्वियसली इसको लड़ाई झगड़ा सुलझाना पड़ता है, तो वो हम क्या समझे? तो इसको हम समझे ऑल ऑफ द अबव। तो यस, बिल्कुल समझ लीजिए। सो द आंसर इज व्हाट? ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे भी आंसर कैसे है? आंसर है इंटीग्रिटी, बी एंड डी। आई गेस पिछले वाले में भी यही था, बी और डी था ना? हाँ, बी और डी दोनों में ही बी और डी हैं। चलिए ये हो गए हमारे और कुछ एमसीक्यू। अरे और कुछ एमसीक्यू क्यों? हाँ, 2-4 और पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद हम खत्म करेंगे इस चैप्टर को। ओके, ये एमसीक्यू क्या बोलते हैं? ये हमारे लास्ट फ्यू एमसीक्यूज हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज ऑल्सो रिगार्डेड एज बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। जब मैं पढ़ा रही थी ना उसी टाइम मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि इसका दूसरा नाम ये होता है, तो मैंने आपको बताया था बॉस सेंटर्ड इसका दूसरा नाम है। तो ऐसे सिनेरियो में यू विल हैव टू गेस कि इनमें से कौन सा वो स्टाइल था। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली। फ्री रेन, भाई इसमें तो सबको अपने भरोसे छोड़ दिया जाता है, इसको बोलना चाहिए एम्प्लॉय सेंटर्ड एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। फिर है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक में लोगों की सुनी जाती है, बॉस कभी लोगों की सुनता है? आप सोच के देखिए, कभी भी कोई बॉस जो कि बहुत ही मी माई सेल्फ ये वो वाला हो, वो कभी किसी की सुनेगा नहीं। तो डेमोक्रेटिक तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बचा क्या? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में हम हमेशा क्या करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो बॉस सेंटर्ड टेक्निक चलती है। डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द मोरल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स इन अमंग्स्ट सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये बोलते हैं जो डेमोक्रेटिक स्टाइल होती है लीडरशिप की वो हेल्प करती है। डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है, सब लोगों को मौका मिलता है कि भैया तुम अपनी बात रख सकते हो, वो लोगों को मोरल इंप्रूव करने का मौका देगी। ऑब्वियसली सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, मोरल तो अपने आप हाई होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा क्योंकि सबको लगेगा ना वी फेल्ट रिकग्नाइज, मतलब इस उसमें पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इस पर्टिकुलर लेवल में एवरीबडी फील्स रिकग्नाइज, तो ऐसे में पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट में जल्द करते हैं। In which of the following networks an individual communicates with only those people whom he trusts? कौन सा वाला नेटवर्क आउट ऑफ दीज 4 है जिसमें इंडिविजुअल सिर्फ उन्हीं से बात करता है जिस पे वो ट्रस्ट करता है? सिंगल स्ट्रैंड में नहीं, ये तो एक लाइन में चलता है बिल्कुल। गॉसिप में ये तो भैया हम हर जगह स्प्रेड करते हैं। प्रोबेबिलिटी में नो, द आंसर इज व्हाट? क्लस्टर नेटवर्क। ये किसी बुक में भी लिखा हुआ था, डायरेक्ट लिखा हुआ था, तो वहां से डायरेक्टली पिक किया गया। एनसीईआरटी नहीं थी, कोई रेफरेंस बुक थी। सो इट इज क्लस्टर नेटवर्क। लास्ट हमारा एमसीक्यू है, नेम द बैरियर। आपको यहाँ पे बैरियर का नाम लिखना है which is related to the personality of sender and receiver, जो कि सेंडर और रिसीवर की पर्सनालिटी से मैच करता है। मतलब आपको एक ऐसे बैरियर के बारे में बताना है जो कि पर्सनल बेसिस पे सेंडर और रिसीवर के बारे में बोलता है। आई गेस मैंने आंसर बोल दिया है, बट एनीवेज सिमेंटिक बैरियर नहीं, साइकोलॉजिकल बैरियर दिमाग से रिलेटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी से रिलेटेड होता है, तो आंसर इज व्हाट? पर्सनल बैरियर। मैं ऑलरेडी आंसर बोल चुकी थी तो कोई मतलब नहीं बनता। एंड दैट्स इट, यहाँ खत्म होते हैं हमारे MCQs। फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी जिसने भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है इस चैप्टर को ख़त्म होने का। अब हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज कंट्रोलिंग। सो हम MCQs बहुत सारे तो नहीं, बट जितने हो पाएंगे उतने कवर करेंगे हमारी इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन व्हिच सेज मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of the deviation to assure attainment of objectives according to plans। बहुत भारी लाइन थी। एनीवेज दोबारा से पढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे इस बार। मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of the deviation to assure attainment of objectives according to plans। This definition has been given by, आ गया ना क्वेश्चन, बोला था मैंने आपको। मैं हमेशा आपको जब भी डेफिनेशंस पढ़ा रही होती हूँ ऑथर्स के द्वारा, किसी भी इंसान के द्वारा दिए गए, तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये MCQ में पूछे जा सकते हैं, तो बस वही आया हुआ है। ऐसे में दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ याद करना है कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, और ये वाली डेफिनेशन दी है हमारे कून्स एंड ऑर्डिनल भाई साहबों ने। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? कून्स एंड ऑर्डिनल, एंड यही है हमारा सही आंसर, दैट इज ए। चलिए इसमें कुछ सोचने लायक नहीं था, समझाने लायक नहीं था, वो नहीं करने लायक था, तो मैंने उसको आगे ऐसे ही जाने दिया। सेकंड वो करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। इनमें से कौन सी चीज कंट्रोलिंग को अच्छे से डिस्क्राइब करती है? फर्स्ट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस,
क्या कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है? क्या ये गोल के टूवर्ड्स फोकस करता है? पढ़ा था नेचर में, फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, बिल्कुल करता है, तो ये आंसर सही है। क्या ये परवेसिव फंक्शन है, मतलब हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट पे इसको फॉलो करते हैं? तो ये बोलते हैं ये भी सही है, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है या फिर एक बार करके खत्म कर देते हैं? नहीं नहीं, मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो एक बार करके खत्म कर दो, ऑल आर कंटिन्यूस फंक्शंस, तो ये भी सही है। भैया ऐसे तो सब सही लग रहे हैं, तो ऐसे में आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये जितने भी चीजें लिखी हुई हैं ये सारी की सारी कंट्रोलिंग के फीचर्स में या नेचर में या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मर्जी बोल लो, उसमें हम पढ़ चुके हैं। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग को क्या करती हैं? डिफाइन करती हैं। नेक्स्ट, controlling provides direction to all activities and each department and employee is governed by predetermined standards which help in establishing dash among them. dash लगाना भूल गए but there is a dash among them. ये बोलते हैं कि कंट्रोलिंग से क्या होता है कि हर किसी को अपनी एक्टिविटीज का डायरेक्शन मिल जाता है कि उनको किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। An employee is governed by predetermined standards. हर एम्प्लॉय प्रीडिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड से क्या होता है? गवर्न किया जाता है, मतलब हर किसी के लिए प्रीडिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड सेट करके रखे हुए हैं। Which helps in establishing dash among them, जिसके कारण क्या इंक्रीज होता है उन एम्प्लॉयज के बीच में, उन डिपार्टमेंट्स के बीच में, उन लेवल्स के बीच में? फर्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, क्या ऑर्गेनाइजिंग इंक्रीज होगा? नहीं। प्लानिंग, नहीं, प्लानिंग कैसे इंक्रीज होगा? प्लानिंग इंक्रीज डिक्रीज थोड़ी ना होता है। डायरेक्टिंग, नहीं, तो क्या इंक्रीज होगा? कोऑर्डिनेशन। भैया जब सबको पता होगा कि किसको क्या करना है, किसको क्या करना है, तो ऐसे सिनेरियो में हर एक इंसान अपने काम में लगा होगा, दूसरों की काम में नाक नहीं वो करेगा, हाथ नहीं घुसाएगा, पैर नहीं घुसाएगा। ऐसे सिनेरियो में हर किसी के साथ पीस और कामनेस वाला माहौल चलेगा, जिसके कारण लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा। अब ये नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोलते हैं? इट सेज which of the following factor is or are beyond the control of an organization? ये जितने भी फैक्टर्स दिए लिखे हुए हैं, इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे ऑर्गेनाइजेशन का कोई बस नहीं चलता है? ऑर्गेनाइजेशन उसे चेंज नहीं कर सकती, ऑल्टर नहीं कर सकती, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं कर सकती। फर्स्ट है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। कभी देखा है गवर्नमेंट कोई चेंज ला रहा हो और ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके पूछे क्या मैं ये चेंज ला दूं? अनलेस एंड अनटिल यू आर अंबानी, आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सो ये चेंज तो बियॉन्ड ही है। देन चेंज इन टेक्नोलॉजी, भाई लोग तरक्की कर रहे हैं, लोग अपने R&D पे खर्चा कर रहे हैं। एप्पल और बढ़िया 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 प्रोडक्ट्स लाना चाहता है, सैमसंग और बढ़िया 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 प्रोडक्ट लाना चाहता है, क्या आप रोक सकते हैं उन्हें? नहीं रोक सकते। तो टेक्नोलॉजी पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। देन है कंपटीशन लेवल, नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, उनको आपके वाला धंधा अच्छा लग रहा है, आपके वाला काम अच्छा लग रहा है, आपके वाला बिजनेस अच्छा लग रहा है। ऐसे सिनेरियो में आप उन्हें रोक पाएंगे कि नहीं सर मैं कर रहा हूँ ये काम, अब तुम मत करो? ऐसे बोल पाएंगे आप किसी को? नहीं बोल पाएंगे। तो ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों ही चीजें किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होती हैं। देन कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड। ये बोलते हैं जो कंट्रोलिंग है वो परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि हर एक लेवल पे एप्लीकेबल है, हर एक डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कहाँ कहाँ परफॉर्म की जाती है? इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग, इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट प्रॉफिट मेकिंग, at all the levels of the management to ensure the work at every stage is performed as planned। मतलब हर एक लेवल पे, हर एक टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे, हर एक टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे, हर एक लेवल पे, ठीक है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, अरे इसका क्या लेना देना है?
आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। ये जो इन्होंने यहाँ लिखा है और ये जो यहाँ लिखा है ये दोनों सही हैं, जिसके कारण आंसर क्या हो रहा है? डी हो रहा है। कंट्रोलिंग परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव का मतलब हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है, एक ऐसी चीज जो कि हर एक लेवल पे एप्लीकेबल होती है, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होती है, उसे हम बोलते हैं परवेसिव। सो आंसर विल बी व्हाट? डी। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उसका आंसर है डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इनमें से कौन सा पॉइंट कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस को नहीं जताता है? फर्स्ट, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जब हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे कंट्रोलिंग के तो हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि ये बताने में मदद करता है कि आपने स्टैंडर्ड्स कितने एक्यूरेटली फिक्स किए हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप ढंग से कंट्रोलिंग करेंगे, ढंग से मॉनिटरिंग करेंगे, सर्विलेंस आपका अच्छा होगा तो लोग वेस्टेज कम करेंगे। लोग वेस्टेज कम करेंगे तो रिसोर्सेज क्या क्या होगा? इफेक्टिव यूजेज होगा। इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जब आप किसी पे निगाहें रख के बैठेंगे, टिका के बैठेंगे, क्या वो कुछ भी गलत हरकत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो हमेशा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वे में रहेगा। तो बचा क्या? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। ये बोल रहे हैं कंट्रोलिंग करने से रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट होते हैं, मतलब गलत बात है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज व्हाट? डी। क्योंकि इन्होंने क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, बच्चे ना कभी कभी पेपर में पढ़ते पढ़ते सीधा पढ़ देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब फिर आप डाउटफुल हो जाओगे, यार ये तो सारे ही कंट्रोलिंग के वो दिख रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नॉट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। फिर है सेल्स वॉल्यूम, सेल्स एक्सपेंसेस, advertising expenses are the part of dash standards. sales expenses, advertising, ये सारे किससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं? क्या ये प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं? प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन इज सेल्स से बहुत अलग। पहले गुड्स प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद पैकेजिंग होएगी, उसके बाद सेल वाली बात आएगी। तो प्रोडक्शन से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर फाइनेंस से रिलेटेड है क्या? नहीं। एचआर से रिलेटेड है? कहीं लोगों के बारे में बात हो रही है? नहीं। बचा क्या? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग करते हैं तभी तो सेल्स होती है। तो सेल्स देखते ही तुम पहचान जाओगे कि इट्स रिलेटेड टू व्हाट? मार्केटिंग। तो द राइट आंसर इज व्हाट? मार्केटिंग। सेल्स वॉल्यूम, सेल्स एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस सारे के सारे मार्केटिंग का हिस्सा माने जाते हैं। सो यहाँ खत्म होते हैं हमारे 5 और MCQs। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट MCQs, दैट इज इन कंट्रोलिंग प्रोसेस the next stage of setting performance standard is। ये आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि कंट्रोलिंग की एक प्रोसेस होती है, ठीक है, आपको पता होगी। कंट्रोलिंग प्रोसेस में जो ये स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मतलब सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, इसके नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आपको बताना है। मतलब कंट्रोलिंग में एक बार आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप होता है वो यू विल हैव टू टेल देम। फर्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ऐसे कैसे करेक्टिव एक्शन? पहले कुछ करेंगे तभी तो करेक्टिव एक्शन लेंगे। पहले डेविएशन फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद मेजरमेंट करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। एनालाइजिंग डेविएशन, डेविएशन तो तब फाइंड करेंगे ना जब हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता होगा। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, ये तो तब कर पाएंगे जब एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, हाँ इसी का तो इंतजार था हमें। सो एक बार स्टैंडर्ड सेट हो जाएं, उसके बाद आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उसके बाद यू कंपेयर इट, उसके बाद यू एनालाइज द डेविएशन एंड देन यू टेक द करेक्टिव मेजर। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही लिखे हुए हैं। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? ए। नेक्स्ट है अंडर कंट्रोलिंग ऑफ HR एरिया करेक्टिव एक्शन मस्ट बी टेकन फॉर व्हाट। ये बोलते हैं जब हम HR एरिया मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज वाले एरिया में कंट्रोलिंग की बात करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेने की बात करते हैं तो वो किस चीज़ के रिगार्डिंग होता है? इज इट रिलेटेड टू लो लेबर एब्सेंटिज्म, जीरो लेबर टर्नओवर रेट, लो लेबर टर्नओवर रेट, हाई लेबर टर्नओवर रेट? तो द आंसर इज हाई लेबर टर्नओवर रेट। मतलब जो लेबर है वो जल्दी से आती है, जल्दी से भाग जाते हैं, तो यू नीड टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर थिंग। तो HR से रिलेटेड एरिया में करेक्टिव एक्शन इस प्रकार से लिया जाएगा, इस पर्टिकुलर फील्ड में लिया जाएगा।
देन है टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज द फाइनल स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की प्रोसेस में करेक्टिव एक्शन लेना लास्ट स्टेप होता है, हम अग्री करते हैं। इन विच द मैनेजर्स टेक करेक्टिव मेजर्स टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन ट्रैक। इस पर्टिकुलर स्टेप में क्या होता है, मैनेजर्स कोशिश करते हैं वापस से सारी चीजें ट्रैक पे ले आए। Sometimes even after best efforts, if deviation cannot be corrected, then what should be done? ये बोलते हैं कि भैया बहुत कोशिश कर ली, मैनेजर्स ने जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी कर ली, बट उसके बावजूद भी डेविएशन खत्म नहीं हो रही हैं, डेविएशन नहीं साइड हो रही हैं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या ऑप्शन बचता है? कहने का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग की समझ में आया, डेविएशन आ रही है समझ में आया, करेक्टिव एक्शन लेने हैं, करेक्टिव एक्शन भी ले लिए बट स्टिल डेविएशन नहीं जा रही है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाए? ऐसे सिनेरियो में अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज किया जाए। तो द आंसर इज रिवाइज द स्टैंडर्ड्स। मैं बोलती हूँ आपने अपना स्टैंडर्ड रखा था मुझे 12th क्लास में 95% लाना है, आपने एक बार कोशिश की आपके 70% आए, दूसरी बार कोशिश की 75% आए, तीसरी बार कोशिश की 78% आए। तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि 95 आपने बहुत बड़ा टारगेट सेट किया हुआ है, आपको अपना टारगेट नीचे लाना पड़ेगा। तो बस वही चीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज डैश स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ये बोलते हैं करेक्टिव एक्शन लेना कंट्रोलिंग प्रोसेस का कौन से नंबर का स्टेप है, एक्सक्यूज मी, कौन से नंबर का स्टेप है? फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, लास्ट। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको इसी स्लाइड में इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे? ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज व्हाट? द फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ऊपर ही तो हमने वो चीज पढ़ी है। कभी कभी पेपर में भी ऐसा ही होता है, पेपर में एक क्वेश्चन पूछते हैं, सेकंड एमसीक्यू उसी से रिलेटेड हो जाता है, तो आप फट से उसका आंसर वो कर देंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी स्मार्टनेस, थोड़ा सा अलर्टनेस चाहिए रहेगी। ये नहीं कि पेपर में सोए कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको नहीं क्लिक करेगा कि अरे इसका आंसर तो यहीं पे लिखा हुआ था। सो इट इज द लास्ट स्टेप या यू कैन से द फाइनल स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग। ये स्टेप्स तो हम सब पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी डाउट है वीडियोस देख लीजिए, पूरी वीडियोस बनी हुई हैं। Planning is guided by past experience and corrective action taken in the controlling process. ये बोलते हैं प्लानिंग का मतलब है कि आप पास्ट एक्सपीरियंस का सारा जो भी आपने सीखा है वो इस्तेमाल करेंगे प्लानिंग में, और करेक्टिव एक्शन जो भी लिए थे कंट्रोलिंग में उसका भी जो सार होगा वो सारा इस्तेमाल करेंगे। Thus it is regarded as, ये बोलते हैं कि भैया देखो प्लानिंग है, प्लानिंग में हम थोड़ा सा पास्ट में जा रहे हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से गाइड हो रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे सिनेरियो में प्लानिंग को क्या बोलेंगे? ऐसे सिनेरियो में प्लानिंग को बोलेंगे बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये आगे के लिए तो सोच रही है, लेकिन सेंटेंस क्या बोल रहा है कि आगे के लिए सोचने के लिए ये थोड़ा सा पास्ट में जा रही है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द आंसर विल बी बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। देन है in controlling process while setting performance standards can be set in quantitative terms, in qualitative terms, both A and B, and in subjective terms. ये बोलते हैं जब कंट्रोलिंग प्रोसेस होती है, जब स्टैंडर्ड सेट होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स हम कैसे सेट करते हैं? क्या हम उसे क्वालिटेटिव टर्म्स में करते हैं, क्या उन्हें हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में करते हैं, या दोनों में करते हैं, या फिर हम सब्जेक्टिव टर्म्स में करते हैं? सब्जेक्टिव टर्म्स में करने का ना हमारी नीयत है ना हमारे पास टाइम है। क्वालिटेटिव में भी होते हैं, क्वांटिटेटिव में भी होते हैं। दैट मीन्स आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर एंड, क्योंकि स्लाइड मूव नहीं कर रही है। दैट मीन्स दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर। दैट मीन्स एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं। चलिए अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको ओवरव्यू देंगे अपनी सेकंड बुक का, बिजनेस स्टडीज पार्ट 2 का ओवरव्यू मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड देखते रहिए हमारी वीडियोस और सीखते रहिए नई नई चीज़ें। विद दैट नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप जा सकते हैं उस लिंक पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन तो नीचे है ही है। इसके अलावा इफ़ यू फील द नीड कि कोई टॉपिक आपका छूट चुका है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे के सारे चैप्टर्स, सारे के सारे टॉपिक्स लाइन वाइज दिए हुए हैं। बस आपको जाके वहाँ पे वो खोलनी है वीडियो और देखनी है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।